वेदिका की नींद जब खुली तो उसने घड़ी में टाइम देखा जो 4 बजा रही थी। मतलब अभी बहुत टाइम था। उसने अपने बगल में सोए देव को देखा जो पेट के बल सोया हुआ था और चेहरा वेदिका की तरफ किए हुए बिखरे हुए बालों में वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। वेदिका ने उसके करीब जाकर उसके बालों को माथे से हटाकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। तभी देव ने मुस्कुराकर अपनी आंखें खोल ली। देव सीधे होकर वेदिका को अपनी तरफ खींचकर, अब जो करना है आराम से करो। वेदिका, नहीं, वो आप जाग रहे थे? देव, नहीं, सो गया था, पर तुम्हारी खुशबू ने मुझे जगा दिया। वैसे लगता है अब तुम नाराज नहीं हो। वेदिका मुंह बनाती रही, किसने कहा आपसे कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ? देव, हाँ, मतलब अभी मुझे और मेहनत करनी होगी। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। कुछ और भी लाया था पर तुम सो गई थी। 1 मिनट, अभी लाया। देव ने अलमारी से एक बॉक्स निकाला और वेदिका के सामने उसे खोल दिया। वेदिका ने देखा उसमें डबल लेयर चैन थी जिसमें स्टार और बीट्स बने हुए थे। देव ने पूछा, कैसी लगी, पसंद आई? वेदिका ने हाँ में सर हिला दिया। देव ने बॉक्स से चैन निकाली, वेदिका के बालों को आगे किया और चैन उसके गले में पहना दी और हुक को अपने दांतों से दबा दिया और उसकी गर्दन को अपने होठों से छू लिया। वेदिका ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। देव ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया और उसके कंधे को अपने होठों से छू लिया। वेदिका के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। देव, चलो सो जाओ, सुबह तुम्हारी पहली रसोई होने वाली है शायद, तो आराम करो, ये सब तो होता रहेगा। फिर बेड पर लेटते हुए, वेदी, तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी क्या? वेदिका ने उसके सीने पर सर रखकर ना में सिर हिला दिया। देव मुस्कुरा दिया। वेदिका ने उसे कसकर पकड़ते हुए आंखें बंद कर ली। देव ने उसका सिर हिलाया और जल्दी ही दोनों को नींद लग गई। सुबह अलार्म की आवाज से नींद खुली तो 7 बज रहे थे। वेदिका जल्दी से उठी, अपने कपड़े लिए और बाथरूम में घुस गई। वो नहा कर आई, तैयार हुई और उसे साड़ी पहननी नहीं आती थी और सुरेखा जी ने उसे पूरी छूट दी थी, वो अपनी पसंद से जो चाहे पहन सकती है। तो उसने बहुत ही सुंदर फ्रॉक सूट पहना और देव की तरफ देखा जो अब भी सोया हुआ था। वो उसे देखते हुए बाहर आ गई और मंदिर में जाकर पूजा कर किचन में आकर सबके लिए सुबह की चाय बनाई। तब तक सुरेखा जी भी आ गई। वेदिका ने उन्हें देख गुड मॉर्निंग कहा और पैर छूने के लिए झुकी तो सुरेखा जी ने उसे गले लगा लिया। सुरेखा जी, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? और ये पैर छूने की आदत छोड़ो। मैं खूंखार टाइप सास नहीं हूँ और तुम मेरे बेटे की बीवी हो, पर मेरे लिए बेटी हो और रहोगी। और अब से मुझे देव की तरह माँ ही बुलाना। वेदिका उनके गले लगकर, थैंक यू माँ। मुझे लगा वो टीवी सीरियल में सास होती है वैसी ही रियल में भी होती होंगी, पर आप तो बहुत अच्छी हैं। काजल, क्या बात है वेद, आज बड़ी जल्दी उठ गई। वैसे तू आराम से सो सकती थी, मेरी बुआ इतनी भी बुरी नहीं है ना बुआ? सुरेखा जी उसका कान खींचते हुए, इतनी भी से क्या मतलब है? मैं थोड़ी सी भी बुरी नहीं हूँ, मैं मॉडर्न जमाने की सास हूँ, समझी? काजल, हाँ समझ गई, पर अभी तो मेरा कान छोड़ दो। वेदिका ने चाय बनाई। सुरेखा जी अपने लिए और राम जी के लिए रूम में ले गई। वेदिका और काजल सोफे पर आकर बैठ गई। काजल वेदिका को छेड़ते हुए, वैसे जल्दी उठ गई या भाई ने सोने नहीं दिया? वेदिका उसको घूरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे नींद भी लग गई थी और ससुराल में पहला दिन है, देर से उठती तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। माँ बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल जाऊं? काजल, वाओ यार, तू तो एकदम बहू के रोल में आ गई। पर यार तू सो कैसे सकती है मतलब? वेदिका, अरे यार क्या तू भी, चल आज अब ब्रेकफास्ट रेडी करना है और अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। काजल मुंह बनाते हुए उसके पीछे किचन में चली आई। काजल ने बातें पकाई और वेदिका ने नाश्ता। उसने आलू के पराठे, टमाटर की चटनी और मीठे में आटे का हलवा बनाया और रूम में आई। क्योंकि देव अब तक नहीं उठा था, उसने देव के ऊपर पानी के छींटे मारे जिससे वो हड़बड़ा कर उठ गया और वेदिका उसको देख हंसने लगी। देव ने उसे पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया तो वेदिका उसके ऊपर जा गिरी। वेदिका, मिस्टर दीक्षित प्लीज छोड़िए,
और जल्दी से नीचे चलिए, ब्रेकफास्ट रेडी है। और आप अब तक क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? देव, यही कि कैसी बोरिंग बीवी मिली है मुझे। वेदिका उसे हल्का धक्का देकर उठते हुए, हाँ तो अब इसी बोरिंग बेबी को झेलना पड़ेगा। अब जाइए जल्दी और नहा कर आइए। देव उसे देखते हुए बाथरूम में घुस गया। वेदिका ने बेड सेट किया और थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आ गए। सबने साथ बैठकर ही ब्रेकफास्ट किया और साथ ही तारीफ भी की। राम जी, भाई वाह, ऐसे आलू के पराठे तो सुरेखा ने भी नहीं बनाए आज तक। आज तो मज़ा ही आ गया। सुरेखा जी उन्हें घूर कर देखने लगी तो उन्होंने कहा, अरे सच कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें तुम भी बहुत अच्छी बनाती हो, पर आलू के पराठे तो वेदिका ने बनाए हैं। सुरेखा जी, हाँ फिर ठीक है। सुरेखा जी और राम जी ने वेदिका को पहली रसोई का नेक दिया। सुरेखा जी देव से, तुम क्या बैठे हो, नेक दो अपनी बीबी को, या भूल गए? देव ने अपनी जेब से एक पाउच निकाला और वेदिका की तरफ बढ़ा दिया। काजल ने भी एक पैकेट दिया। देव को एक फ़ोन कॉल आया तो वहाँ से उठकर बाहर आ गया। काफ़ी देर की बातचीत के बाद वो अंदर आया और कहने लगा, माँ पापा, वो बेंगलोर में जो हम होटल बिल्डिंग बनवा रहे थे वो गिर गई है और कुछ लोग घायल भी हो गए, तो मुझे अभी ही अगली फ्लाइट से जाना होगा। सुरेखा जी, पर देव, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम जा रहे हो, वापस कब आओगे? और किसी को कुछ ज़्यादा तो नहीं लगी ना? राम जी, हाँ बेटा, वहाँ तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो। देव, नहीं पापा, मैं सब संभालूंगा, आप चिंता मत करिए। और वहाँ सब कुछ सही होने में कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते, पर अभी जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने पता किया है 2 घंटे बाद की फ़्लाइट है। सुरेखा जी, वेदिका तुम जाओ रूम में पैकिंग में हेल्प कर दो, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वेदिका भी देव के पीछे रूम में चली गई और जाते ही देव से लिपट गई। देव, वेदी, तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर जाना बहुत ज़रूरी है और सब सही होने तक मुझे वहीं रहना होगा ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना हो। वेदिका, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, बस जल्दी आना, आपकी वेदी आपका इंतज़ार करेगी। वेदिका ने देव से पूछ पूछ कर पैकिंग कर दी। देव ने उसके माथे को चूमा। अपना और माँ पापा का ख्याल रखना और कॉल ना उठाऊं तो परेशान मत होना, बिजी रहूँगा, शायद बात ना हो पाए। वेदिका की आंखें नम हो गई। देव बैग लेकर नीचे आ गया। सुरेखा जी और राम जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और काजल से ख्याल रखने का कहकर निकल गया। देव जब वहां पहुंचा तो हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। मजदूर हड़ताल पर बैठे थे। देव को देखते ही उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। देव ने जैसे तैसे उन्हें समझाया और जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वेदिका को घर बैठे बैठे बोरियत होने लगी तो सुरेखा जी ने उसे ऑफिस संभालने के लिए कह दिया, जिस पर राम जी ने भी हामी भर दी। वो भी अकेले पड़ गए थे। वेदिका और काजल राम जी के साथ ऑफिस जाने लगी थी। सुरेखा जी अकेली रहती तो काजल की दादी मतलब सुरेखा जी की माँ आ जाती उनके पास। वेदिका ने राम जी से बहुत कुछ काम सीख लिया था। उसे पहले से ही इसमें इंटरेस्ट था, बस जिम्मेदारियों के चलते अपने सपनों को दबा दिया था। वेदिका घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालना सीख गई थी। सुरेखा जी की तली भुनी चीज़ें खाने से सरदर्द शुरू हो जाता था, जो काफ़ी दिनों तक पीछा नहीं छोड़ता। इस बार भी ऐसा ही हुआ, पर वेदिका गुनगुने तेल से उनके सर की मसाज करती, जिससे उन्हें अच्छा फील होता था। सुरेखा जी, कभी कभी सोचती हूँ, मुझे लड़ाका बहू मिलती तो मेरा क्या होता। काजल, क्या बुआ, आपका तो कुछ नहीं होता, आपकी बहू जरूर दुम दबाकर भाग जाती। मुझे पता है, आप भी शैतान की खाला हैं। सुरेखा जी, हाँ, और तू नानी। अब तुम दोनों जाओ, देर रात तक सोती हो, सुबह भी जल्दी उठ जाती हो। नींद पूरी नहीं होगी तो ऑफिस में मन लगाकर काम नहीं कर पाओगी। वेदिका, माँ आप भी जाइए, सो जाइए, गुड नाइट। काजल और वेदिका रूम में आ गई। काजल वेदिका के साथ ही रहती थी ताकि उसे अकेलापन न लगे। काजल, वेद, भाई को गए 15 दिन हो गए, अब तक उन्होंने एक कॉल भी नहीं किया। वेदिका, बिजी होंगे इसीलिए कॉल नहीं कर पा रहे होंगे, और उन्होंने कहा भी था तो। काजल, तुझे बुरा नहीं लगता क्या? क्योंकि मैं तुझे जब भी गुमसुम खुद में खोए हुए देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है और भाई पर गुस्सा भी आता है। वेदिका, काजू सो जा, अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत लगा, और करवट लेकर सो गई। काजल मन में, पता नहीं बेद, तुझे तेरी खुशियाँ कब मिलेगी। तुझे तो अब आदत सी हो गई है अपना मन मारने की, पर मैं तुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इसी तरह और 15 दिन निकल गए।
वेदिका अब तक सारा काम अच्छे से सीख गई थी। अब वो मीटिंग भी अटेंड करती और अपने आइडिया भी देती। उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही कमाल की होती। इस बीच कई सारे प्रोजेक्ट भी उनकी कंपनी को मिलने लगे, जिस वजह से उनकी कंपनी टॉप पर चल रही थी। राम जी उसके काम से बहुत खुश थे। जब सुरेखा जी को पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। शाम होते ही वो तीनों ऑफिस से निकले। इधर दादी भी आज अपने घर जल्दी चली गई, क्योंकि काजल के मम्मा पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने वाले थे। सुरेखा जी किसी काम से टेरेस पर गई थी और नीचे आते हुए उन्हें कुछ चक्कर सा आने लगा। वो गिरती उससे पहले ही देव ने आकर उन्हें पकड़ लिया और नीचे हॉल में बिठाकर उन्हें पानी दिया। सुरेखा जी ने खुशी से उसे गले से लगा लिया। देव गुस्से में, माँ क्या कर रही थी आप? मैं नहीं आता तो गिर जाती आप। वेदिका कहाँ है? अगर आपको कुछ हो जाता तो? सुरेखा क्या आते ही गुस्सा करने लगा, कुछ नहीं होता, वो बस हल्का सा चक्कर आया था और कुछ नहीं। देव, माँ मुझे बतलाइए, आप वहाँ ऊपर से गिरने वाली थी। तभी वेदिका और काजल भी अंदर आई। राम जी कार अंदर कर रहे थे। दोनों ने जैसे ही देव को देखा तो दोनों ही खुश हो गई। काजल दौड़ के भाई कहते हुए उसके गले लग गई, जबकि वेदिका देव के चेहरे को देख रही थी जो काफी गुस्से में था। देव ने काजल को साइड किया और वेदिका के पास आकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया तो वेदिका उसे देख फीका सा मुस्कुरा दी। बाकी सब सन्न रह गए। देव गुस्से से उसकी बाजू पकड़, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गया था ना, कहाँ घूम रही थी तुम? हाँ, आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता। राम जी ने वेदिका की बाजू देव की पकड़ से छुड़ाई और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तेरी उस पर हाथ उठाने की? इसीलिए शादी की तूने ताकि उस पर हाथ उठा सके? इतने साल हो गए तेरी माँ और मेरी शादी को, मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया। वेदिका सुरेखा जी के पास आई। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत खराब थी क्या? मुझे फ़ोन कर लिया होता, मैं आ जाती। सुरेखा जी उसके गाल को सहलाते हुए, कुछ नहीं हुआ, बस सिर दर्द की वजह से हल्का सा चक्कर आया था और कुछ नहीं। अपने आप को दोष मत दे और किसी की बात सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वेदिका अपने रूम में चली गई। उसके पीछे काजल भी। काजल ने वेदिका को रूम में जाकर गले लगा लिया और रोने लगी। काजल रोते हुए, वेद अगर शादी के बाद इतना आपको झेलना पड़ेगा तो मुझे नहीं करनी शादी। भाई गलती पर गलती करते हैं और तू उनसे कभी कुछ बोलती नहीं है। इस 1 महीने में एक बार भी उन्होंने तुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा ना? मैं और ईशु गलत थे, हम कहते थे ना भाई तेरे लिए परफेक्ट, पर अब नहीं लगता है। वेदिका ने कुछ नहीं कहा और बाथरूम में चली गई। काजल को देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो देव के पास गई। देव उसे देख प्यार से, कैसी है मेरी प्यारी बहन, और ऑफिस कैसे चल रहा है? काजल, भाई आपने अच्छा नहीं किया वेद पर हाथ उठाकर। इसके लिए वो आपको माफ कर सकती है, पर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। आप उसके लायक ही नहीं हो भाई। पहले तो आप अपने ही संगीत पर नहीं आए, फिर शादी के दूसरे दिन ही बेंगलोर चले गए, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। उसने घर और ऑफिस दोनों ही अच्छी तरह से संभाला, पर आपने क्या किया? आपने अब तक उसे समझा ही नहीं भाई। उसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आपने कॉल नहीं किया, उसने कभी शिकायत नहीं की। आपने उसे थप्पड़ मार दिया, उसने उफ तक नहीं की। वो ऑफिस से आई, आपने उसे घूमने का नाम दे दिया। आप ऐसे तो नहीं थे भाई। वेदिका बाथरूम में सावर के नीचे खड़ी थी। देव की कई बातें उसके कानों में गूंज रही थी। काफी देर तक भीगने के बाद वो बाहर आई और बेड पर तकिए में मुंह छुपाकर सो गई। देव ऊपर अपने जिम रूम में पंचिंग बैग मुक्के बरसा रहा था। उसके हाथों से खून बहने लगा। वो अपने रूम में आया और सावर लेकर वेदिका के पास आकर लेट गया। उसने वेदिका का सिर हिलाया तो वेदिका उठकर बैठ गई। वेदिका ने उसके हाथ की तरफ देखा और फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई निकालकर कई फूंक मारते हुए दवाई लगाई और पट्टी बांध दी। देव उसके चेहरे को देख रहा था। वेदिका उठकर जाने लगी तो देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेदिका की आंखों से अब आंसू बहने लगे। देव ने उसे कसकर गले लगा लिया। आई एम सॉरी वेदी, मैंने बिना कुछ जाने समझे तुम पर हाथ उठा दिया। वेदिका रोते हुए, आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर दीक्षित। अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आई एम सॉरी। मैं देव उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही बेवकूफ था। माँ पापा ने बताया था तुमने क्या कुछ नहीं किया, और नानी भी यही माँ के पास
आ जाया करती थी, बस कल आज वो थोड़ा जल्दी चली गई और मैंने पता नहीं क्या सोच के तुम पर हाथ उठा दिया। सॉरी, और कॉल ना करने के लिए भी सॉरी। वो वहाँ काम में इतना उलझ गया कि फ़ोन कहाँ पड़ा रहता उसका ख्याल भी नहीं रहता। मैंने बहुत ज़ोर से मार दिया ना? वेद का हाँ, बहुत ज़ोर की। पर अब आप साथ हैं तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है। उसने अपना सिर देव के सीने में छुपा लिया। दोनों बेड पर लेटकर एक दूसरे से बीते 1 महीने की सारी बातें शेयर करते रहे और एक दूसरे से लिपट कर सो गए। सुबह देव की नींद खुली तो उसने वेदिका के गालों को अपने होठों से छू लिया। वेदिका की नींद भी खुल गई तो देव की बाहों में समा गई। देव, तुम सच में नाराज नहीं हो ना वेदी? मैंने इतनी जोर के थप्पड़ मार दिया तुम्हें। वेदिका, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने ही लापरवाही कर दी थी और वो माँ है आपकी तो हो जाता है कभी कभी। देव ने उसके माथे को चूम लिया और उसके होठों के करीब अपने होठों को ले गया कि वेदिका ने मुंह फेर लिया। वेदिका, अभी नहीं, अभी ब्रश नहीं किया है। और वो हंसने लगी। देव, वेदी यार प्लीज, सिर्फ एक बार। देव ने रिक्वेस्ट की पर वेदिका उठकर भाग गई। देव वहीं बैठ सोचने लगा, तुमने कितनी आसानी से माफ कर दिया वेदी। पर अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी हमारी लाइफ में। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि ये बुरी यादें याद भी नहीं रहेंगी। वेदिका नहाकर बाहर आई। देव भी कुछ ही देर में तैयार हो गया। उसने वेदिका से कहा, शादी के बाद ही सही, डेट पर चलोगी? और ऑफिस कौन जाएगा? वेदिका ने कहा। देव, यार बस बहुत हो गया काम, इस काम के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया, अब और नहीं, इस 1 महीने में हम दोनों की छुट्टी। वेदिका, पहले जाकर अपनी बहन को मनाइए, उसके बाद सब कुछ। देव शरारत से, सच में? फिर तो जल्दी मनाना पड़ेगा। देव और वेदिका नीचे आए तो उन्हें साथ में मुस्कुराते हुए देख सुरेखा जी और राम जी को तसल्ली हुई कि अब सब ठीक है। काजल ने वेदिका के चमकते चेहरे को देखा तो उसे भी खुशी हुई। 1 महीने में उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था, पर अब वो बिल्कुल पहले की तरह खुश नजर आ रही थी। पर देव को देखते ही उसने मुंह फेर लिया। राम जी देव की तरफ लिफाफा बढ़ाते हुए, ये तुम दोनों के लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से, खोल कर देखो और बताओ कैसा लगा। देव ने लिफाफा खोला जिसमें गोवा के 2 टिकट थे। पापा ये? राम जी, तुम दोनों जा रहे हो गोवा, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। और गोवा इसलिए कि वहाँ हमारा फार्म हाउस है, तो तुम्हें होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, पसंद आया ना? आज रात की फ्लाइट है तो शॉपिंग करो और जाने की तैयारी करो। देव उनके गले लगते हुए, थैंक यू पापा, मैं भी यही सोच रहा था। और आपने टिकट भी? राम जी, बेटा, शादी के बाद से तुम दोनों बस काम में ही लगे हो, तो अब थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताओ और घूमो फिरो। सुरेखा जी, और वहाँ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, खासकर देव, तुम मेरी प्यारी सी बेटी को तंग मत करना, नहीं तो वहीं आकर कान खींचूंगी। और अब जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो, जो भी तुम्हें ज़रूरत लगे, नहीं तो वहाँ परेशान हो जाओगे। सबने ब्रेकफास्ट किया। सुरेखा जी अपने रूम में चली गई और राम जी ऑफिस के लिए तैयार होने। देव, काजू, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, पर अब पक्का मैं तुम्हारी फ्रेंड को बिल्कुल भी दुखी नहीं करूँगा। पता नहीं कल कैसे मेरा हाथ उठ गया, पर जब मैंने माँ को गिरते देखा तो मैं अपने सोचने समझने की हालत में ही नहीं था और मैंने गुस्से में आकर बिना कुछ जाने ही हाथ उठा दिया। मुझे इस बात से अपने आप पर शर्म आ रही है। मैंने अपनी वेदी पर हाथ उठाया। आई एम सॉरी। वेदिका, काजू माफ़ कर देना प्लीज़। और मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी, और गलती तो सबसे होती है, इनसे भी हो गई है, माफ़ कर दे यार। काजल, ओके ओके, किया माफ़, पर अगली बार अगर इन्होंने गलती की ना और तूने इन्हें माफ़ किया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे वेदी की आंखों में आंसू आए। वेद का, आप चले शॉपिंग करने? काजू, तू ना प्रतीक को भी बुला ले, हम सब साथ चलते हैं। काजल, नहीं तू जा, मैं फूफा जी के साथ ऑफिस जाऊंगी और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। राम जी और काजल ऑफिस चले गए। देव अपने रूम में चला गया और वेदिका अपने मम्मा पापा और सबसे मिलने चली गई। अनुराग की थेरेपी शुरू हुए कई महीने बीत गए थे और अब वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया था। अब वो खड़े होकर 1-2 कदम चलने लगा था और एक बार चलने के बाद उसे भी छोटे बच्चे जैसी शौक लगा चलने का।
वो बार बार चलने के लिए खड़ा होता और कुछ कदम चलकर बैठ जाता। सब उसे चलने के लिए उत्साहित करते तो वो उसे भी खुशी होती। वेदिका को आए हुए देख वे सभी बहुत खुश हुए। वेदिका जाते से किचन में घुसी और सबके लिए चाय बना लाई। वेदिका, मुझे पता है आप सब मुझसे भी ज़्यादा मेरी चाय को मिस करते हैं, है ना? संजय जी, हाँ भाई, अब तुम चाय इतनी अच्छी बनाती हो कि उसे तो याद करना ही पड़ता है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। अनुराग जो अब बोलने लगा था, पापा क्यों झूठ बोल रहे हैं? हर टाइम तो बस चाय के नाम से गुड़िया को याद करते हैं, वरना तो कौन वेद कैसी वेद। सब हंसने लगे। दादू, रौनक तो हमारी बिटिया के आने से ही मिलती है। सुमन जी, बिल्कुल सही कहा, इसके बिना तो अब एकदम सूना हो गया है, और ये तो हम सबको याद भी नहीं करती, सामने रहती है कहने को। वेदिका उनके गले में बाहें डाल, मम्मा अब मेरी माँ है इतनी प्यारी कि आप सबकी याद ही नहीं आने देती। संजय जी, ये बात तो और भी अच्छी है। अब ये बताओ अपने हाथ की बनी खीर कब खिला रही हूँ? अनुराग, देख लो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब बस इसीलिए याद करते हैं। वेदिका, हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो। आपको हजम नहीं हो रहा है कि आपकी गुड़िया आपसे ज़्यादा पापा से कैसे प्यार कर सकती है। संजय जी, हाँ आप आया ना बेटा ऊंट पहाड़ के नीचे। सब ऐसे ही बातें करते रहे। वेदिका कुछ देर में अपने घर आ गई। उसने सुरेखा जी के रूम में देखा तो वहां नहीं थी। फिर वो अपने रूम में आ गई। वेदिका, मिस्टर दीक्षित, माँ अपने रूम में नहीं है, कहीं गई है क्या? देव, हाँ वो माँ नानी के घर चली गई हैं, क्योंकि हम दोनों शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो अकेले क्या करती। वेदिका, हाँ चलिए फिर तो मैं रेडी हूँ। देव उसे अपने करीब खींचते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है? अब घर में अकेले हैं तो थोड़ा रोमांस तो कर ही सकते हैं अपनी बीवी के साथ। वो वेदिका की आंखों में देखने लगा तो वेदिका भी उसकी आंखों में देखते हुए खो गई। देव ने उसके माथे पर किस किया और उसके होठों की तरह पड़ गया। वेदिका, नहीं अभी नहीं, अभी हमें शॉपिंग करनी है और फिर आकर पैकिंग भी करनी है। देव, हाँ पर। वेदिका, परवर कुछ नहीं, लेट हो जाएंगे, चलिए। देव, बोरिंग हो तुम, मुझ बेचारे पे थोड़ा तो रहम कर दो। वेदिका, बेचारे? और आप किधर से? अब ड्रामे मत कीजिए, चलिए। दोनों शॉपिंग के लिए निकले। अब शॉपिंग करते हुए भी दोनों एक से बढ़कर एक, जो वेदिका पसंद करती देव को पसंद नहीं आता, और जो देव पसंद करता वो वेदिका मुंह बनाने लगती। दोनों का कुछ देर यही चलता रहा। दोनों ने पहले खाना खाया क्योंकि बहस करते हुए भूख लग गई। देव, यार तुम ना शादी से पहले बहुत अच्छी थी, हर बात अच्छे से मानती थी। अभी तो देखो इतनी अच्छी ड्रेसेस चूज की मैंने, पर तुम्हें तो एक भी पसंद नहीं आई। वेदिका, हाँ तो आपको पता है ना मैं छोटी ड्रेस नहीं पहनती, फिर क्यों चूज की? और आप भी तो, मैंने कितने सारे टी शर्ट पसंद किए पर आपको एक भी पसंद नहीं आई। पहले तो मेरी पसंद आपको पसंद आती थी, अब क्या हुआ? देव, तुमने कार्टून जैसी टी शर्ट खरीदी, मैं कोई बच्चा हूँ? आजकल तो बच्चे भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते। वेदिका, हो मेरी पसंद कार्टून जैसी, और आपकी अपनी बीबी के लिए ऐसी छोटी ड्रेस कौन खरीदता है भला बताइए? देव, हाँ हम, वो तो मैं बताऊंगा पर अभी नहीं। काफ़ी बहस के बाद दोनों ने अलग अलग शॉपिंग करने का डिसाइड किया और जल्दी जल्दी घर आ गए, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो गए थे। घर आकर दोनों ने जैसे तैसे कपड़े बैग में ठूसे, रेडी हुए। वेदिका ने वहीं अपने जीन्स और शर्ट, और देव ने भी जीन्स और शर्ट ही पहने। दोनों नीचे आए और सुरेखा जी ने दोनों को कई सारी हिदायतें दे डाली। काजल वेदिका को एक साइड ले जाकर, तूने क्या ऐसे सारे कपड़े बैग में ही रखे हैं? यार कुछ तो एक्साइटिंग सा ले जा कि भाई देखे तो नजरें कहीं और देखना ही ना चाहे। वैसे मैंने तेरे बैग में एक गिफ्ट रखा है, शादी में नहीं दिया, सोचा अब दे दूं। और भूलना मत, खोल कर देखना हो तुझे, मेरी कसम पहनना मत भूलना। वेदिका, हाँ मेरी माँ पहन लूंगी, और क्या खराबी है इन कपड़ों में? और उन्होंने तो मुझे इन्हीं कपड़ों में देखकर पसंद किया था ना। और वैसे भी कपड़ों से खूबसूरती को नहीं आंका जाता है। और काजल, बस बस ज्ञान की देवी, अभी निकलो नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी। दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे और बोर्डिंग पास के लिए लाइन में खड़े हो गए। बोर्डिंग पास लेकर दोनों वेटिंग एरिया में आकर बैठ गए। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होने पर
प्लेन में जाकर बैठ गए। वेदिका पहली बार प्लेन में बैठ रही थी, क्योंकि अब तक या तो बस या फिर ट्रेन में ही सफ़र किया, और जाती भी कहाँ, ज़्यादा रिश्तेदार तो थे नहीं, और जो थे वो सारे इंदौर के पास थे। प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ, उसने देव को कस के पकड़ लिया और आंखें भी बंद कर ली। देव, वेदी आंखें खोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंखें बंद कर लोगी तो ये सारे नज़ारे मिस कर दोगी। वेदिका, नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं देखना कुछ भी। देव, अरे मेरा अच्छा बच्चा, खोलो आंखें। अरे खोलो तो, बाहर मत देखो, मुझे तो देख लो। वेदिका ने धीरे से एक आंख खोली और झट से बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर देव हंस पड़ा। कुछ ही घंटों में प्लेन गोवा में लैंड हुआ, और तब जाकर वेदिका ने चैन की सांस ली। उसने प्लेन में ना कुछ खाया ना पिया, और देव ने भी वेदिका के ना खाने के कारण खुद भी कुछ नहीं खाया। दोनों बाहर आए, टैक्सी में बैठ गए, फार्म हाउस आ गए। राम जी ने फार्म हाउस के रख रखाव के लिए एक लड़के रमेश को रखा था, जो शादीशुदा था, और फार्म हाउस के पीछे बने क्वार्टर में अपनी फैमिली के साथ रहता था, जो कि राम जी ने ही बनवाया था। राम जी जो पैसे उन्हें हर महीने देते, उससे और सब्जी बेचकर वो अपना घर खर्च चलाता था। दोनों फार्म हाउस पहुंचे तब तक रमेश ने सारा इंतजाम कर लिया था। राम जी के कहने पर फार्म हाउस पूरा लकड़ी से बना हुआ था और बहुत ही सुंदर था। फार्म हाउस के चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए थे, अंदर से भी ये बहुत ही खूबसूरत था। रमेश दोनों का सामान रूम तक ले गया और खाना भी टेबल पर रख अपना नंबर देकर चला गया। रमेश, मैं यहीं पीछे ही रहता हूँ साहब जी, आपको कुछ भी ज़रूरत लगे एक फ़ोन कर दीजिए, मैं आ जाऊँगा। अभी रात बहुत हो गई है, आप लोग भी खाना खाकर आराम कीजिए। रमेश के जाते ही दोनों ने अलग अलग रूम में जाकर सावर लिया और खाने पर टूट पड़े। खाना खाकर दोनों रूम में आए। पूरे दिन की भाग दौड़ की वजह से बेड पर लेटते ही सो गए। अगले दिन दोनों सुबह देर तक सोए। सुबह सुबह मौसम बहुत ही सुहाना और खुशनुमा लग रहा था। वेदिका उठकर बाहर आई और फार्म हाउस के गार्डन में लगे झूले पर आकर बैठ गई। उसके पीछे ही देव भी आ गया और वेदिका को की गोद में सर रखकर लेट गया। वेदिका, हाँ तो पापा को पता था कि उनके बेटे कहीं भी सो जाते हैं, इसलिए बड़ा सा झूला लगवा दिया। देव, तुम्हारी गोद में सिर रखकर बहुत सुकून मिल रहा है, जैसे माँ की गोद में रखकर मिलता है, बिल्कुल वैसा ही। वेदिका, अभी चले, चाय भी नहीं पी है। देव उठते हुए, हाँ चलो। अंदर जाकर वेदिका ने चाय बनाई। तब तक रमेश नाश्ता ले आया, तो दोनों चाय पीकर नहाने चले गए। नाश्ता किया और कपड़े अनपैक किए। वेदिका ने देखा उसने जो ड्रेस नापसंद की थी, देव ने वो खरीद ली थी, और देव ने भी जो टी शर्ट रिजेक्ट की, वेदिका ने वही उसके लिए खरीदी थी। दोनों ने उस वक्त एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और अलमारी में कपड़े जमा कर बाहर घूमने निकल गए। दोनों पहले बीच पर गए, वहाँ पानी में खूब मस्ती की, एक दूसरे के ऊपर खूब पानी उछाला। काफ़ी देर तक मस्ती करने के बाद वापस घर आए, कपड़े चेंज किए, खाना खाया और वहाँ के फेमस क्लब में गए। वहाँ उन्होंने देखा कई सारे शादीशुदा जोड़े थे, जो कुछ डांस कर रहे थे, कुछ बैठे बातें कर रहे थे। वो दोनों भी वहीं जाकर बैठ गए। वेदिका, मिस्टर दीक्षित प्लीज कुछ सुनाइए ना प्लीज। देव, उसके बाद तुम सुनाओगे। वेदिका, हाँ मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, लोगों का भरोसा उठ जाएगा अच्छे गाने वालों पर से। देव, ना ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दो लाइन तो सुना ही सकती हूँ। वेदिका, हाँ ठीक है, पहले आप सुनाइए तो। देव, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। देव, मेरा हो गया, अब तुम सुनाओ। सब वेदिका की तरफ देखने लगे और उसे गाने के लिए कहने लगे। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी। सबने तालियां बजाई। देव ने उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू मेरे लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए। देव को किसी की कॉल आई तो वो बाहर निकल गया, और वेदिका को प्यास लग रही थी तो उसने भरा हुआ गिलास देखा और एक ही सांस में गटक गई। आह, बहुत प्यास लगी थी, ये अच्छा है पर कड़वा पानी है। देव के पास सुरेखा जी का कॉल आई थी, वो उनसे बात कर रहा था और अंदर वेदिका ने पानी समझकर किसी और की ड्रिंक पी ली थी। बात करते करते देव को वेदिका का ख्याल आया तो उसने बाद में बात करने और अपना ख्याल रखने का कह अंदर चला गया। वेदिका को पहली बार उसका टेस्ट कड़वा लगा तो उसने एक बार और टेस्ट करना चाहा, तो वो काउंटर की तरफ चली गई
और बेटर ने उसे देखते ही ग्लास उसके सामने किया तो उसने फिर पी लिया। इस बार उसे थोड़ा कम कड़वा लगा। अब तो उसे मज़ा आने लगा। उसने एक के बाद एक कई सारे गिलास खाली कर दिए। देव ने जब उसे देखा तो उसने अपना सिर पीट लिया। देव, वेदी चलो घर चले, बहुत लेट हो गया है। वेदिका, नहीं मैंने नहीं जाना, मैं क्यों जाऊं? देव ने बिल पे किया और वेदिका को गोद में उठाकर बाहर ले आया। वेदिका, आप मुझे ऐसे क्यों ले आए? अभी तो मुझे डांस भी करना था, चलिए ना आप भी। वेदिका उसकी गोद से उतरकर भाग गई और पागलों की तरह नाचने लगी। नशे में इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। सब लोग उसे ऐसे नाचते हुए देख रहे थे। कुछ तो उसके साथ आकर उसके जैसे ही नाचने लगे। देव को उसे ऐसे देख हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। वो उसे पकड़कर एक साइड ले आया। वेदी, क्या है? ऐसे पागलों के जैसे कौन डांस करता है? वेदिका, आप मुझे डांस क्यों नहीं करने दे रहे हैं? और मैं पागल लगती हूँ? हाँ, पागल हूँ? आपको जलन हो रही है ना? मैं आपसे अच्छा डांस करती हूँ। देव गुस्से से, वेदी अब एक शब्द और नहीं, चुप रहो बिल्कुल। उसके गुस्सा करते ही वेदिका ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आप मुझसे हमेशा गुस्सा हो जाते हैं। आप प्यार नहीं करते मुझसे। देव, वेदी वेदी प्लीज चुप हो जाओ। अभी देखो सब हमें घूर घूर कर देख रहे हैं, प्लीज। वेदिका लोगों की तरफ देखकर और जोर से रोना शुरू कर दिया। गांव वाले, ये आदमी मुझे डांस नहीं करने दे रहे हैं, ये मुझसे जलते हैं। देव ने अपना सर हिला दिया और वेदिका के घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। वेदिका मासूमियत से, मुझे आइसक्रीम खानी है। देव, वेदी वेदी अभी घर चलें, मैं तुम्हें सारे फ्लेवर्स जो तुम्हें पसंद हैं सारे ला कर दूंगा। कह भाई तो देव वेदिका के साथ बैठ गया और कुछ ही देर में वो लोग फार्म हाउस पहुंच गए। वेदिका वहीं बैठ गई। देव ने उसे गोद में उठाया और अंदर रूम में ले आया। वेदी, तुम तो ड्रिंक नहीं करती हो ना, फिर आज कैसे? देव ने नाराजगी से पूछा। वेदिका, वो पानी बहुत अच्छा था, हम लेकर चलेंगे इंदौर। पीते पीते उसका कड़वापन खत्म हो जाता है ना जादू? देव ने उसे नहाने बाथरूम में भेज दिया और गेट बाहर से लगा दिया। पर कुछ देर बाद उसे जोर की आवाज आई। उसने झट से गेट खोला तो देखा वेदिका बाथ टब में गिरकर हाथ पैर चला रही थी। उसने उसे पानी से बाहर निकाला और बाहर ले आया। वो पूरी भीग गई थी। देव ने उसे अलमारी से कपड़े निकाल कर दिए और चेंज करने को कहे किचन में आ गया नींबू पानी बनाने के लिए। उसने नींबू पानी बनाया और रूम में आया तो वेदिका जमीन पर लेटी हुई थी। उसने अब तक कपड़े चेंज नहीं किए थे। देव ने उसे उठाकर नींबू पानी पिलाया। कुछ देर बाद उसे उल्टियां होने लगीं। देव ने उसे नाइट सूट दिया पहनने के लिए। उसने बाथरूम में चेंज किया और बाहर आई। उल्टी होने के बाद उसे नशा तो नहीं उतरा, पर पहले से ठीक थी। देव ने उसे बेड पर लिटा दिया। देव, अब बताओ तुमने पी क्यों? वेदिका लेटे हुए उसे प्यार से देख रही थी और बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। देव उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिया। उस वक्त वो बहुत ही मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। कुछ देर प्यार से देखने के बाद वेदिका अचानक ही रोने लगी। देव चौंक कर उसे देखते हुए, वेदी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? बोलो क्या हुआ? वेदिका, आपने मुझे आइसक्रीम नहीं ला कर दी, आप झूठे हैं। आपने कहा था। वेदिका बच्चों की तरह हाथ पैर पटकते हुए रोते हुए कहने लगी। देव उसको अपनी बाहों में लेकर, वेदी कल पक्का, अभी रात हो गई है ना, अभी सो जाओ। वेदिका ने उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा रख लिया। देव को उसकी गर्म सांसें अपने कान और गर्दन पर महसूस हो रही थी। वेदिका ने उसकी गर्दन पर किस किया तो देव ने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए आंखें बंद कर ली। वो जानता था वेदिका ये सब नशे में कर रही है। वह ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता था जो वेदिका को पसंद ना आए। वेदिका की पकड़ उस पर कस रही थी, पर देव ने अपने आप को सख्त बना रखा। वेदिका, मिस्टर दीक्षित। देव, हाँ क्या हुआ? वेदिका, मैं आपसे बहुत बहुत सारा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं ना? देव, आई लव यू टू वेदी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, पर शायद तुम ज़्यादा करती हो मुझसे, वरना मेरी की हुई गलतियों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती। वेदिका आंखों में आंसू भरकर, आपने थप्पड़ मारा ना, तब लगा किसी ने दिल में छुरियां चला दी हो। मन किया सब छोड़कर मम्मा पापा के पास चले जाऊं, पर आपका प्यार उस एक थप्पड़ पर भारी पड़ गया। अब कभी मेरा साथ मत छोड़ना, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने वेदिका को कस के गले लगा लिया। तुम मेरी जिंदगी हो वेदी, मेरी सांसें हो, मेरी जीने की वजह हो तुम।
उसने वेदिका के आंसू भरी आंखों को चूम लिया। वेदिका तो कुछ ही देर में सो गई, पर देव उसकी नींद उड़ गई थी। उसे वेदिका के कहे शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। वो सोच सोचकर पागल हुआ जा रहा था। अगर वो सच में उस दिन उसे छोड़कर चली गई होती तो। पूरी रात उसने ऐसे ही काट दी। वो पूरी रात बाहर लगे झूले पर बैठकर सोचता रहा। वेदिका के बिना तो उसने अपनी आगे की जिंदगी सोची ही नहीं। सुबह सुबह देव को बेड पर ना देख वेदिका उठी तो सिर दर्द से भारी हुआ जा रहा था। पूरे घर में देव को ढूंढते हुए तो वो बाहर आ गई और देव के बगल में आकर बैठ गई। वेदिका, गुड मॉर्निंग। आ देव उसकी तरफ देख, क्या हुआ, हैंगओवर है? वेदिका ने देव की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख से लाल हो रही थी और फूल जाने की वजह से छोटी लग रही थी। वेदिका, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या हुआ है? देव ने उसकी बात अनसुनी कर, मैं नींबू पानी लाता हूँ, तुमने कल पी ली थी, हैंगओवर है, उतर जाएगा। और वो बिना वेदिका की सुने चला गया। वेदिका उसके पीछे जाते हुए, मिस्टर दीक्षित मेरा छोड़िए, क्या हुआ आपको? ये आपकी आंखें इतनी सूजी हुई हैं और क्यों लाल है? देव फ्रिज से नींबू निकालते हुए, वेदी कुछ नहीं हुआ है, वो बस आंख में कुछ कचरा चला गया, अब ठीक है। वेदिका, कुछ नहीं हुआ तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देव वेदिका को नींबू पानी का गिलास थमाते हुए, पी लो, आराम मिलेगा। वेदिका को अब गुस्सा आने लगा। जब आपको बात ही नहीं करनी है तो मैं आज ही जा रही हूँ इंदौर। वो देव को देखते हुए रूम में आ गई। देव ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई एम सो सॉरी वेदी, मैं तुम्हें शादी के बाद से कोई खुशी नहीं दे पाया, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। वेदिका उसकी तरफ घूमते हुए, किसने कहा आपसे? और ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? ये हक है मेरा, मैं बताऊंगी आप कैसे हस्बैंड हैं, और मुझे तो कोई कमी नहीं लगती आप में। देव उसकी तरफ पीठ करते हुए गीली आंखों से, पर वेदी तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें कोई कमी नहीं लगती है। और वेदिका, तो क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? मुझे आपसे प्यार हुआ क्योंकि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अब प्लीज़ और कुछ नहीं सुनूंगी मैं, मुझे बस कड़क चाय पीनी है, नींबू पानी नहीं। देव ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहना। दोनों किचन में आए, काफ़ी देर हो गई थी। उन्हें तो आराम से बाहर झूले पर बैठकर चाय पीकर रमेश को ब्रेकफास्ट के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे सीधे लंच ही करने वाले थे। नहाकर तैयार होकर बैठे, कुछ ही देर में रमेश खाना ले आया तो दोनों ने खाना खाया। देव, मैं रात से कई बार पूछ चुका हूँ तुमने ड्रिंक क्यों की, अब बताओ। वेदिका, कुछ नहीं, काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था तो प्यास लगी, वहाँ गिलास भरा हुआ दिखा तो उठाया और पी लिया। अब मुझे क्या पता था कि वो पानी नहीं है। वैसे मैंने नशे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना, मतलब मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, पर मैं घर कैसे पहुंची वो सब बिल्कुल भी याद नहीं है। देव मुस्कुराते हुए, वो तुम खुद याद कर लेना, मैं नहीं बताने वाला। वेदिका नाक मुंह से कोड़ते हुए, मत बताइए, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। रात गई बात गई। आज बाहर मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो दोनों ने घर में ही रहना सही समझा। काले बादल चारों ओर मंडरा रहे थे, लग रहा था कुछ ही देर में जोरों की बारिश होगी। दोनों ही बोर हो रहे थे तो देव ने टीवी चालू कर ली और रोमांटिक मूवी देखने लगा। अब वेदिका को तो एक्शन मूवी पसंद थी। देव को मजे से मूवी देखते देख वेदिका उठकर बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। उसे तो वैसे भी बारिश बहुत पसंद थी और अभी तो बारिश का मौसम आने को काफ़ी टाइम था, फिर भी आज बिन मौसम बरसात होने के चांस थे। ठंडी ठंडी हवाएं उसे बहुत सुकून दे रही थी। वो यहाँ से वहाँ बच्चों की तरह खुशी से फुदक रही थी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। हल्की बूंदाबांदी से बढ़ते हुए तेज बारिश होने लगी और वेदिका के तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वो ऊपर की ओर चेहरा किए हाथों को फैलाए गोल घूमते हुए बारिश को महसूस कर रही थी। देव काफ़ी देर से उसे ऐसे खुशी से बाहर बारिश से भीगते हुए देख रहा था। बारिश से भीगने से उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। बारिश से भीगती वेदिका उसे आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उसकी तरफ खींचता चला गया और उसके सामने खड़ा हो उसे निहारने लगा। वेदिका ने देव को देख अपनी हथेली में पानी इकट्ठा किया और उसके ऊपर छिड़क कर हंसने लगी। देव ने उसकी इस हरकत से होश में आकर उसे पकड़ना चाहा, पर वेदिका हंसते हुए भाग गई। अब दोनों में पकड़म पकड़ाई का खेल होने लगा, पर वेदिका देव के हाथ से हर बार बच निकलती।
देव की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। उससे बचते हुए वेदिका अंदर की तरफ बढ़ गई और उसके अंदर रूम में पहुंचते ही देव ने जल्दी से अंदर से रूम का गेट बंद कर लिया। देव, अब कहाँ जाओगी? देव जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, वेदिका दूसरी तरफ से भागने को हुई, पर देव ने उसकी कमर में हाथ डाल अपनी तरफ खींच लिया। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। ये शायद दौड़ने की वजह से थी। वेदिका के चेहरे पर अब भी बारिश की बूंदें चमक रही थी। भीगने से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। देव को अपने करीब देख और अपने कपड़ों को देख वेदिका की आंखें झुक गईं। देव ने उसके गालों पर पड़ी बूंदों को चूम लिया। वेदिका ने उसकी पकड़ से छूटना चाहा, पर वो जितनी कोशिश करती देव की पकड़ वेदिका पर उतनी ही कसती जा रही थी। देव उसके होठों की तरफ झुका तो वेदिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। देव उसकी बंद आंखें देख उससे दूर हट गया तो वेदिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका चेहरा हाथों में थाम उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों इस खूबसूरत से एहसास में खो गए। देव वेदिका को गोद में उठाकर बेड पर ले आया और उसने एक बार फिर वेदिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों एक दूसरे में खो गए। दोनों ने आज खुद को एक दूसरे को सौंप दिया था। सुबह जब वेदिका की आंखें खुली तो खुद को देव की बाहों में पाकर वो शर्मा गई। देव के बिखरे बालों को अपने हाथों से सेट कर उसके माथे को प्यार से छू लिया। वो उठने को ही तो देव ने आंखें खोल उसे अपने करीब गिर लिया। देव, कहाँ जा रही हो? हम हनीमून मनाने आए हैं, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की? वेदिका, मिस्टर दीक्षित, भूख लगी है, रात को कुछ खाया ही नहीं। देव, अभी भी मिस्टर दीक्षित कहोगी? तुम मुझे देव कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वेदिका, पर मैं कैसे? मुझे आदत हो गई मिस्टर दीक्षित कहने की। देव रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज मेरी खुशी कीजिए। वेदिका, ठीक है, कोशिश करूंगी। अभी मैं जाऊं? वेदिका तैयार होकर किचन में गई और पहले चाय बनाई। तब तक रमेश भी आ गया था ब्रेकफास्ट लेकर। रमेश, मैडम जी, हम कल रात खाना लाए थे, पर आप लोगों ने गेट ही नहीं खोला। वेदिका, जी, वो कल टीवी देखते देखते सो गए थे तो पता ही नहीं चला। रमेश उसकी बात सुन वापस चला गया और देव मुस्कुराते हुए, क्या हुआ? तुमने कल टीवी कब देखी? झूठी कहेगी। वेदिका, तो क्या बोलती? आप ब्रेकफास्ट करिए, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। देव, अरे तुम तो बुरा मान गई। चलो आज यहाँ के मार्केट में घुमाता हूँ, तुम्हें सबके लिए गिफ्ट्स भी तो ले लेंगे। ब्रेकफास्ट करके दोनों मार्केट चले गए। खूब सारी शॉपिंग कर लंच टाइम तक घर आ गए। शाम के टाइम बीच पर चले गए। देव, पता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार करूँगा कि वो मेरे जीने की वजह बन जाए। वेदिका, मैंने भी नहीं सोचा था, पर आपसे हो ही गया। ये प्यार कब कहाँ किससे हो जाए पता ही नहीं चलता है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें अपने प्यार को पाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सब कुछ हमारे घर वालों ने ही तय कर लिया। और देव, और हम एक हो गए, वो भी इतनी जल्दी। ये 1 महीना यूं ही बीत गया और दोनों वापस इंदौर आ गए। दोनों को साथ में खुश देख सभी खुश थे। सबको गिफ्ट देकर वहाँ खींचे फोटोज दिखाए। सुरेखा जी ने दोनों को इतना खुश देख उनकी नज़र उतारी। दोनों ने अब ऑफिस का काम संभाल लिया था और राम जी अब कम ही ऑफिस जाते, तब जब वे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते। कुछ महीनों में ही अनुराग भी ठीक होकर चलने फिरने लगा तो संजय जी, दादू, अनुराग और वेदिका को लेकर शिवानी के घर रिश्ता लेकर गए। उन लोगों को तो अनुराग पहले से ही पसंद था, बस अनुराग के ठीक होने और उसके हाँ के इंतजार में थे। 1 महीने में शादी और सगाई फिक्स कर दी गई। अनुराग की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। 1 साल बाद काजल और प्रतीक की भी शादी की डेट भी फिक्स हो गई और रीशु ने खुशी को हाँ कर दिया तो काजल और प्रतीक की शादी में दोनों की सगाई रखी गई। काजल की शादी भी हो गई और वो प्रतीक के घर चली गई। वेदिका को काजल के जाने से अच्छा नहीं लगा। देव, वेदी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी? डॉक्टर को दिखाएं क्या? वेदिका, नहीं, वो बस उल्टी उल्टी मन कर रहा है और वीकनेस भी लग रही है। काजू चली गई ना इसलिए। देव को उसकी बात सुनकर हंसी आने लगी। पागल हो क्या? काजू के जाने से तुम्हें बुरा लग रहा था, ये तो समझ आया, पर उल्टी और वीकनेस? वेदिका की आंखों में आंसू आ गए। देव, वेदी सॉरी, पापा अब नहीं हंसूंगा, प्लीज रोना बंद करो। वेदिका को अब उल्टी होने लगी तो सुरेखा जी और राम जी भी परेशान हो गए।
देव वेदिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और देव के पास आकर कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर दीक्षित, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। देव की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने खुशी खुशी में डॉक्टर को गले लगा लिया और वेदिका के पास जाकर उसे भी गले लगा लिया। देव, वेदी, वेदी, आई एम सो हैप्पी। तुम नहीं जानती तुमने आज कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं पापा और तुम मम्मा बनने वाली हूँ। वेदी, चलो, माँ पापा को भी तो खुशखबरी देनी है। देव ने उसे गोद में उठा लिया और आराम से कार में बिठा दिया। वेदिका, देव, अभी मैं चल सकती हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देव, नहीं, बिल्कुल नहीं, आज से बच्चों की तरह उछलना कूदना बंद। वेदिका ने उसे बुरा सा मुंह बनाकर देखा तो वो मुस्कुरा दिया। दोनों घर पहुंचे। देव ने चहकते हुए सबको बताया कि उनके घर बहुत जल्दी नन्हा मेहमान आने वाला है। सबने वेदिका को खूब सारी नसीहत दे डाली और जल्दी ही उसे रूम में आराम करने भेज दिया। कुछ महीने बाद पता चला कि ट्विंस बेबी है, तो सबकी खुशी दुगनी हो गई। तीनों घर वालों ने मिलकर वेदिका को खूब तरह तरह के लड्डू बनाकर खिलाए। जब जो खाने का मन करता सब उसे अपने हाथों से बनाकर खिलाते। बाहर का खाना खाने से देव ने मना किया था, इसीलिए सब कुछ घर में बनता, फिर वो पानी पूरी हो या पिज्जा। कभी कभी वेदिका को काफ़ी दिक्कतें भी होती तो सब परेशान हो जाते। कभी उल्टी, कभी चक्कर, कभी बैठने में दिक्कत, कभी सोने में। देव भी उसे ऐसे परेशान देख परेशान हो जाता। वेदिका की आंखों में आंसू देख उसकी आंखें भर जाती थी। वेदिका को आइसक्रीम खाने का मन होता तो देव मना कर देता, सर्दी हो जाएगी और ना जाने क्या क्या। पर ऋषु उसे चुपके से आइसक्रीम लाकर खिला देता। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और आज सब हॉस्पिटल में थे। करीब 2 घंटे बाद वेदिका ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। बच्चों के रोने की आवाज़ सुन सब उनको देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। काजू और ऋषु आपस में झगड़ रहे थे, पहले बेबी को कौन गोदी मिलेगा। नर्स ने दोनों बच्चों को लाकर देव के सामने कर दिया। देव ने खुशी से कांपते हाथों से उन्हें थाम लिया। दोनों एक रुई के फाहे से नाजुक। सबने बारी बारी उन्हें अपनी गोद में लिया और वेदिका के पास ले आए। देव ने वेदिका के माथे को चूमकर बारी बारी दोनों बच्चों के माथे को चूम लिया। डिस्चार्ज मिलते ही वेदिका दोनों बच्चों के साथ घर आ गई। सुरेखा जी ने एक बार फिर देव, वेदिका और दोनों बच्चों की आरती उतारी, फिर नजर उतारी। किसी का भी मन नहीं भर रहा था बच्चों को देखकर। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें देव के नाम पर देवांशी और वेदिका के नाम पर वेदांत रखा गया। इसके साथ इस कहानी का सफ़र यहीं समाप्त होता है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।